कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अक्षर एकेडमी को और करें अपने CGPSC एंड CG व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ठीक है। अक्सर ये विवाद का विषय है कि संविधान की प्रकृति आखिर कैसी है, हमारी संविधान की प्रकृति कैसी है, संघात्मक संविधान है कि एकात्मक संविधान। ये एकदम विवाद का विषय रहता है और बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे जो विचारक हैं वो लोग कह चुके हैं कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है। असल में भारत में जो संविधान निर्माण किया गया है वो संघात्मक प्रकृति का भी और एकात्मक प्रकृति का है। कुछ मामले में संघात्मक हो जाता है और सब कुछ मामले में एकात्मक हो जाता है। लेकिन पहले संघात्मक और एकात्मक को समझ लीजिए कि संघात्मक एकात्मक होता क्या चीज है। जो देश इस व्यवस्था को अपनाकर चलते हैं कि उनका जो राष्ट्र है वो कैसा है, संघ है। किसका संघ है? राज्यों का संघ है। तो ऐसी स्थिति में राज्यों को भी अधिकार देने होते हैं और केंद्र सरकार के पास भी एक अधिकार रखने होते हैं। केंद्र सरकार सिर्फ मॉनिटरी का काम रखती है, बाकी काम कौन कर रहे होते हैं? राज्य कर रहे होते हैं। क्योंकि जमीनी स्तर पर जो छोटे छोटे संघ है वो राज्य ही तो हैं। अगर आप देखें सही मायने में तो भारत का कौन सा राज्य क्षेत्र है? भारत में कोई क्षेत्र नहीं शासन करने के लिए, राज्य असल में शासन कर रहे होते हैं। राज्य में कौन से हो सकते हैं? गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, ये सब का ही भूमि जो क्षेत्र है, प्रदेश है, वो इसी राज्य में बटे हुए हैं। तो इसके आधार पर सब संघ के आधार में अगर देखा जाए, केंद्र सरकार के आधार में देखा जाए तो केंद्र सरकार किसी में क्या नहीं करता है, नियंत्रण या क्या नहीं करता है, शासन करने का कोई तरीका नहीं होता। उसका शासन क्षेत्र जो होता है मूल रूप से राज्यों का ही होता है। तो भारत ने भी ये स्वीकार किया कि हम किसके संघ होंगे? राज्यों के एक संघ होंगे। लेकिन जो शासन की व्यवस्था है, हमारे यहाँ जो शासन की व्यवस्था है वो कुछ कुछ प्रकृति में ऐसा व्यवस्था काम करने लगता है जैसे एकात्मक शासन। एकात्मक शासन का मतलब ये हो जाता है कि जहां पर राज्य में बटा ही नहीं, जहां पर प्रदेश जो क्षेत्र है और राज्य में बढ़ते ही नहीं है, सीधे एक देश है या देश से सीधे बढ़ता है तो जिले में बढ़ जाता है। राज्य जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह हो गया, उनमें राज्य जैसे कोई तंत्र नहीं, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ नहीं। तो ऐसी स्थिति में और ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे जगह जिनके प्रदेश छोटे हैं, इनके भू क्षेत्र आ जाए, इनके प्रदेश क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती कि राज्य क्षेत्र में बटे और राज्य क्षेत्र में क्या किया जाए, शासन किया जाए। उनका क्षेत्र कैसा रहता है? एकात्मक व्यवस्था रहता है। तो संविधान निर्माता अलग अलग लोग शासन की प्रवृत्ति के आधार पर, मतलब शासन की व्यवस्था के आधार पर अलग अलग हिसाब से, सारे लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं संघ होगा, कुछ लोग होगा कहता है आपका एकात्मक शासन होगा। अगर दोनों में से आपसे पूछ लिया जाए, कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि हमारा भारत का जो शासन है वो संघात्मक है कि एकात्मक, दो में से किसी एक को अगर चुनना है तो आप हमेशा मानिए, आप हमेशा संघात्मक को लेकर चलिएगा। क्योंकि भारत के संघात्मक में, भारत के संविधान में प्रस्तावना में लिख दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसलिए व्यवस्था क्या हो जाएगी? संघात्मक व्यवस्था वाली होगी। लेकिन प्रकृति के आधार पर देखेंगे, कार्य करने के तरीके के आधार पर देखेंगे तो कुछ मामलों में एकात्मक चीजों को अपनाता है। वो गुण के आधार पर अपन तय करते हैं कि संघ हो कि राज्य होगा। कुछ परिस्थिति में संघ हो जाता है, कुछ परिस्थिति में क्या हो जाता है? वो एकात्मक हो जाता है ना। तो उन्हीं को अपन देखेंगे और अलग अलग लोगों का व्याख्या भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसके एकात्मक लक्षण क्या क्या है, किस वजह से अपन इसको क्या कहते हैं, एकात्मक कहते हैं और क्यों कहते हैं। ठीक, एकात्मक लक्षण वाले तत्व लिख लीजिए पहले, फिर इसको एक एक करके समझेंगे। पहला है एकल नागरिकता। दूसरा है आपातकाल में पूर्णतः एकात्मक शासन। अभी खुशबू कैसे नहीं आ रही है? ऐसे तबीयत तो ठीक है ना? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। चौथा लिखिएगा शक्ति का
मुख्य केंद्र संघ सरकार। पांचवा लिखिएगा केंद्र द्वारा राज्यों के नाम एवं सीमा में परिवर्तन का अधिकार। छठवां लिखिएगा राज्यों को केंद्र से अलग होने की अनुमति नहीं। सातवां लिखिएगा केंद्रीय प्रतिनिधि राज्यपाल। और आठवां लिखिएगा संविधान संशोधन केवल केंद्र द्वारा। नौवां लिखिएगा एकीकृत न्याय व्यवस्था। 10वां लिखिएगा, लिख रहा है ना? 10वां नहीं लिखेगा इन लोगों को। 10वां लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय संधि समझौता केंद्र द्वारा। 11 लिखिएगा संघ को निर्देश देने की शक्ति। 12वां लिखिएगा राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं। और 13वां लिखिएगा संघ लोक सेवा आयोग। एक एक करके समझते हैं कि ये तत्व तो हैं, लेकिन ये एकात्मक कैसे बनाते हैं देश को, इनको समझेंगे। ठीक, आपसे पूछेगा सवाल, इसमें से यही पूछता है कि इनमें से कौन से तत्व एकात्मक है और कौन से तत्व संघात्मक है। बस इतना ही सवाल पूछता है। ठीक, एकात्मक और संघात्मक नए पैटर्न के हिसाब से जब क्वेश्चन पूछता है तो आपको पुट दे देगा, ए भी दे देगा, ए भी दे देगा, ए भी दे देगा, और 2 संघात्मक वाला लक्षण डाल देगा और पूछेगा आप में से इनमें से कौन से एकात्मक लक्षण वाले हैं और कौन से संघात्मक वाले हैं। या संघात्मक पूछ लेगा कि इनमें से 2 कौन से संघात्मक होंगे, तो 1 सही है, 2 सही है, 1 2 3 सही है, ऐसे करके सवाल पूछे। मैं लगभग अब तक जितने किताबों में है सबका करेक्शन बता दे रहा हूं। अब तक सारी किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, क्योंकि लक्षण की जब प्रकृति बताते हैं तो एक साथ सब नहीं देते हैं किताबों में। तो मैंने आपको एक जगह बता दिया है, आपको दूसरा किताब से अब छाटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और कैसे एकात्मक लक्षण है इनको समझना पड़ेगा। सबसे पहले कहता है कि एकात्मक लक्षण वाले जो तत्व है एकल नागरिकता। एकात्मक लक्षण का सबसे प्रमुख गुण होता है एक ही नागरिकता। अगर मान लीजिए अलग अलग केंद्र के लिए अलग नागरिकता और राज्य के लिए अलग नागरिकता हो गई तो यह तय हो जाएगा कि केंद्र का शासन अलग है और राज्य का शासन अलग है। ठीक, एक एकल नागरिकता रखने की वजह से ही यह बात पता चल पाती है हमको कि चाहे हम केंद्र की नागरिकता लें और चाहे हम राज्य की नागरिकता लें, कहने का मतलब होगा कि दोनों की नागरिकता समान हो जाएगी और दोनों की एक जैसी नागरिकता है। मतलब एक देश है, एक नागरिकता है, तो संघ अलग नहीं है, केंद्र अलग नहीं है, राज्य अलग नहीं है और केंद्र सरकार अलग नहीं है, एक ही सरकार की नागरिकता हमको लेनी पड़ रही है। तो एकल नागरिकता कहने का मतलब यह जाता है कि हर व्यक्ति अगर वो किसी की भी केंद्र और राज्य में किसी, अभी हम राज्य की नागरिकता लेते हैं, कल को ये कह दिया जाए कि नहीं भारत नागरिक, जैसे पासपोर्ट में जो नागरिकता होती है वो भारत की नागरिकता होती है, लेकिन जो निवास वर्ग में जो नागरिकता होती है वो किसमें राज्य की नागरिकता होती है। दोनों में से कोई भी आप बनवा लीजिए,
दोनों की नागरिकता मान्य होगी, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही तो क्या बनता है, पासपोर्ट बन रहा होता है। बनाते अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन दोनों चीज क्या है, मान्य है। दोनों जगह क्या होगा, मान्य होगा। तो देश के लिए एक नागरिकता, एक देश है, इसलिए संघ अलग नहीं, मतलब राज्य अलग से नहीं है, राज्यों का ही संघ केंद्र कहला रहा है, जिसकी नागरिकता हमारे पास मौजूद है। एक देश है, एक नागरिकता, इससे कैसी व्यवस्था हो गई हमारी, एकल व्यवस्था। आपातकाल में पूर्णतः एकात्मक शासन। आपातकाल मैं पहले भी कल चर्चा किया था, आपातकाल किसमें लगता है, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति जो है वो क्या करते हैं, देश के किसी एक भाग में या किसी अन्य अलग अलग भागों में भी क्या लगा सकते हैं, आपातकाल लगा सकते हैं। और आपातकाल की स्थिति में शासन का संचालन कौन करता है, राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि यानी राज्यपाल के माध्यम से क्या करता है, शासन का संचालन करवाता है। कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार ही शासन का संचालन कर रही है। दो लोगों के शासन का अंत हो जाता है, सिर्फ एक व्यक्ति का शासन चल रहा होता है, और वो शासन किसका होता है, राष्ट्रपति का, यानी केंद्रीय सरकार का शासन चल रहा होता है। ऐसे की स्थिति में राज्य जो है अब अपनी संघात्मक व्यवस्था को नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास शासन चलाने की शक्ति क्या हो गई, समाप्त हो गई। एक आदमी का अधिकार है, इसलिए कैसी शासन व्यवस्था हो गई, एकात्मक शासन व्यवस्था हो गई। अगला होता है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्ति का कहने का मतलब है ऐसी शक्ति जो किसी के पास नहीं। 3 सूची में कानून बनता है, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। ये सब आगे अपन पढ़ने वाले हैं, चर्चा बस ऐसा करते जाते हैं। तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में सारे लोग अपना अपना अलग अलग क्षेत्र में कानून बनाते हैं। ऐसे विषय जो न तो संघ सूची में है, न तो राज्य सूची में और न ही संवर्ती सूची में है, ऐसे विषय जो अभी तक हुए ही नहीं। जैसे मान लीजिए 1995 का समय हम मान लेते हैं। 1995 में मोबाइल टेलीफोन तो आया नहीं था, कंप्यूटर का उतना ज्यादा विकास नहीं था, तो जो साइबर अपराध हुआ करते थे वो कौन से विषय में जाते, क्योंकि उस समय साइबर अपराध ऐसा चीज कुछ तो था ही नहीं। तो ऐसे अपराध को हम किस विषय में डालते, तो ऐसे अपराध कहां चले जाते, अवशिष्ट सूची में। और चूंकि अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार या शासन करने का अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, इसलिए ऐसी व्यवस्था क्या हो जाती है, एकात्मक शासन व्यवस्था हो जाती है, एक शासन हो जाता है। वहां पर शक्ति का मुख्य केंद्र कौन है, केंद्र सरकार। आप 95% मामलों में क्या देखेंगे कि केंद्र सरकार जो है क्या करती है, सर्वाधिक शक्तिशाली है। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार ही क्या चलता है, शासन, राज्यों का शासन चलता है। सुरक्षा मामले, संचार मामले, वायुयान, टेलीफोन, सब केंद्र सरकार के दायरे में। जो मूलभूत चीजें हैं, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें केंद्र सरकार के दायरे में। तो सारी शक्तियों का मुख्य केंद्र कौन है, राष्ट्रपति हमारा। और राष्ट्रपति से शक्ति कौन प्राप्त करता है, केंद्रीय सरकार। राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कौन होता है, राज्यपाल। और राज्यपाल से शक्ति प्राप्त कौन करता है, जो राज्य की सरकारें हैं वो प्राप्त करती है। तो अनंता अगर देखा जाए तो शक्ति का मूल स्रोत कौन हो गया, राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार। तो सारा शक्ति किसके, मुख्य शक्ति कहां, स्रोत कहां पर, संघ सरकार के पास शक्तियां हैं। क्योंकि राष्ट्रपति भी संघ सरकार के अनुमति से ही तो, सिफारिश के आधार पर ही तो क्या करता है, काम करता है। अनुमति उसके लिए सही शब्द नहीं है, सिफारिश के आधार पर या उसकी सलाह के आधार पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करता है। तो इसलिए सारी शक्तियां किसके पास हो जाती है, केंद्रीय सरकार या संघ सरकार के पास। केंद्र द्वारा राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है। आर्टिकल 2 और 3 के तहत केंद्र सरकार अगर चाहे तो किसी भी राज्य के नाम में, सीमा में परिवर्तन कभी कर सकती है, किसी क्षेत्र को घटा सकती है, बढ़ा सकती है। तो कहने का मतलब है कि राज्यों के पास तो कोई विशिष्ट अधिकार नहीं रह गए, सारे अधिकार किसके पास चले गए, केंद्र सरकार के पास। मतलब केंद्र सरकार कैसा शासन कर रहा है, एकात्मक शासन कर रहा है, एक शासन व्यवस्था है हमारे यहाँ। राज्यों को अलग होने की अनुमति, अगर हम राज्य और केंद्र दोनों को बराबर ताकत प्राप्त होता, संघात्मक व्यवस्था में अगर हम होते तो अलग अलग होने की शक्ति प्राप्त होती। लेकिन अमेरिकी संविधान में दिया है कि अगर राज्य अगर चाहें तो क्या हो सकते हैं, केंद्र से अलग हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर संघात्मक संविधान होते नहीं वहां। लेकिन अमेरिकी संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि अगर राज्य चाहें तो क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई है, क्योंकि अगर ऐसी व्यवस्था दे दी जाएगी तो बहुत सारे पाकिस्तान बन जाएंगे, बहुत सारे बांग्लादेश बन जाएंगे। ठीक, हर राज्य अपने आप में स्वतंत्र हो जाएगा। ममता बनर्जी अपना अलग राज्य बना लेंगी, बाकी लोग भी जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या दूसरे पार्टी के लोग हैं वो लोग भी बना सकते हैं, अनुमति नहीं। केंद्रीय प्रतिनिधि, क्योंकि केंद्र का एकात्मक शासन व्यवस्था की तरह काम करता है, इसलिए अपना प्रतिनिधि हर जगह बैठा के रखता है। ठीक, और उसमें दो प्रतिनिधि होते हैं, एक होता है केंद्र सरकार का प्रतिनिधि राज्यपाल के रूप में, और एक संघ लोक सेवा आयोग में यूपीएससी के माध्यम से जो आईएएस होते हैं वो भी प्रतिनिधि के रूप में ही तो काम करते हैं। ठीक, तो ये दोनों प्रतिनिधियों कैसे हो जाते हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शासन संचालन में भी और शक्ति के स्रोत में भी। मतलब शक्ति के स्रोत कौन है, राज्यपाल, राज्य की शक्ति का। तो राज्य की शक्ति के स्रोत के आधार पर
कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि और शासन संचालन, जो आईएएस जितने भी सचिव होते हैं, सारा प्रशासन तंत्र उन्हीं से संचालित होता है। तो उन प्रशासन तंत्र का संचालन किसके माध्यम से किया जा रहा है? केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए कैसा शासन हो गया? एकात्मक शासन हो गया। फिर संविधान, अगर राज्यों को और केंद्र सरकार को अगर समान अधिकार प्राप्त है, संघ है हम लोग, तो संघ में तो सबकी शक्ति समान होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में संविधान तो दोनों का बराबर होना चाहिए। लेकिन संविधान में अगर संशोधन करने की आवश्यकता महसूस होती है तो केंद्र सरकार के पास ये ताकत है कि संविधान में संशोधन क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं कि संविधान में संशोधन कर सके। मतलब उनके पास अधिकार कैसा है? बहुत कम है। फिर एकीकृत न्याय व्यवस्था, एकल न्यायपालिका हमने कल देखा था। एकल न्यायपालिका एकात्मक व्यवस्था शासन की सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि राज्यों के कोई अलग से न्यायालय नहीं, जो राज्यों के न्यायालय है वही केंद्र सरकार के न्यायालय, और जो केंद्र सरकार के न्यायालय वही राज्यों के न्यायालय। ठीक, इसलिए एकात्मक व्यवस्था है। फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौता सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार अगर चाहे तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता या किसी भी योजना को क्या कर सकती है? लागू कर सकती है, और वो भी बिना राज्यों से पूछे। राज्यों को उसको अनंता क्या करना पड़ता है? मानना ही पड़ता है। राज्यों को संधि समझौता न मानने की अनुमति नहीं है। लेकिन राज्य किसी विदेशी राज्य से समझौता नहीं कर सकते, संधि नहीं कर सकते, ऋण नहीं ले सकते, कोई धन नहीं ले सकते, किसी तरह का सहायता नहीं ले सकते हैं। यहां तक कि राज्य के नागरिक अगर उपाधि भी लेना चाहें तो राष्ट्रपति के परमिशन से उपाधि लेते हैं। तो राज्यों के पास क्या नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए कैसी व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था। अगला क्या है? संघ को निर्देश देने की शक्ति। संघ जो है समय समय पर शासन संचालन करने के लिए राज्यों को निर्देश दे रहा होता है, ये काम करने हैं और ये काम नहीं करना है, इन योजनाओं को ऐसे संचालित करनी है और ऐसे संचालित नहीं करनी। तो कुल मिला के शासन किसका चल रहा होता है? संघ का चल रहा होता है, केंद्र का चल रहा होता है, न कि राज्यों का चल रहा होता है। फिर राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं। अगर राज्य बराबर है, अगर राज्यों का संघ है तो संघ में तो सभी शक्तियां बराबर होनी चाहिए ना। तो उत्तर प्रदेश को ज्यादा प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में, लेकिन छत्तीसगढ़ को सिर्फ इतना प्रतिनिधित्व प्राप्त है, 11 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश को 80 सीटें प्राप्त है। ऐसे क्यों? क्योंकि जनसंख्या के आधार पर इसका प्रतिनिधित्व होता है, और प्रतिनिधित्व भी तय कौन करेगा? केंद्र सरकार। कितने से किस जगह से कहां कितने प्रतिनिधि आएंगे तय कौन करेगा? केंद्र सरकार। इसलिए केंद्र के पास क्या है? सबसे शक्ति है। और लास्ट में क्या है? लोकसभा, जो प्रतिनिधि के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? आप प्रशासन शासन चलाने के लिए प्रतिनिधि के तौर पर। ये सारे गुण ये साबित करते हैं कि हमारा जो भारत है वो भारत कैसा व्यवस्था वाला है? एकात्मक शासन व्यवस्था वाला है। वह भारत कैसा है? एकात्मक शासन व्यवस्था वाला। अब संघात्मक लक्षण भी देख लीजिए। भारत के संघात्मक लक्षण कौन कौन से हैं उसको देखिए। पहला है लिखित संविधान। दूसरा है संविधान की व्यवस्था। तीसरा है केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्ति विभाजन। चौथा है पृथक पृथक सरकारें। पांचवा है संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया। छठवां है संसद का उच्च सदन राज्य सभा। अब ऐसी व्यवस्थाएं जो हमको यह साबित करती हैं, एक तो भारत के संविधान में पहले लाइन में ये लिखा गया है कि भारत क्या हो गया? राज्यों का संघ हो जाएगा। इसलिए हमें संघात्मक व्यवस्था मानकर ही चलना चाहिए कि भारत की व्यवस्था कैसा है? संघात्मक व्यवस्था है।
भले लक्षण कैसे हैं? एकात्मक वाले। लेकिन हमको ये मानकर ही चलना है कि कैसा व्यवस्था है हमारे यहाँ संघात्मक लक्षण वाले। इस बारे में पहले मैं बता चुका हूं ना कि भारत का इस मामले में विवाद है कि भारत संघ है, एकात्मक शासन वाला व्यवस्था है या संघात्मक शासन व्यवस्था। इसको आप तय नहीं कर सकते हो क्योंकि दोनों गुण दिखाई देते हैं। इसको कभी आप तय नहीं करोगे कि संघात्मक हो, लेकिन चूंकि संघ लिखा हुआ है कि भारत एक राज्यों का क्या होगा, संघ होगा, इसलिए हम दोनों में से अगर वरीयता देना होगा, दोनों में से किसी एक का चयन करना होगा, तो अपन किसका चयन करेंगे? संघ का चयन करेंगे। ठीक। पहला बोलता है संघात्मक लक्षण। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान का निर्माण करने वाला देश कौन सा था? अमेरिका। और अमेरिकी संविधान को विश्व में पहला ऐसा संविधान माना जाता है जो पूर्णतः कैसा है? परिसंघी वाला है, संघात्मक शासन व्यवस्था वाला है, क्योंकि अमेरिका खुद एक राज्यों का संघ है, अलग अलग राज्यों का संघ है। वो अमेरिका खुद छोटे छोटे राज्यों का क्या है? वो संघ है, अलग अलग राज्य है सब, और सभी राज्यों को अपनी सरकार बनाने का, अपने यहाँ चुनाव कराने का, अपने नियम बनाने का, अपने कानून बनाने का सबको अधिकार है। और इसके बावजूद भी केंद्र सरकार उन सबको क्या कर रही होती है? नियंत्रित कर रही होती। ठीक। तो लिखित संविधान सबसे बड़ा गुण होता है। जिन भी राष्ट्रों का संविधान लिखित होता है, यह माना जाता है कि वो संघात्मक संविधान वाले देश है। दूसरा गुण, संविधान की सुरक्षा। अमेरिका में भी संविधान की सुरक्षा है, हमारे यहां संविधान की सुरक्षा है। संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही शासन का संचालन किया जाता है और संविधानों के प्रावधान के अनुरूप ही कानून व्यवस्था बनती है। सारे कानून की जननी कौन है? संविधान। सारे जितने भी कानून का निर्माण हुआ है, उन सभी कानूनों का स्रोत कौन सा है? संविधान ही है। दूसरा, न्याय व्यवस्था किस पर टिकी हुई है? संविधान पर। मतलब कहा जाए कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या विधायिका, सब के सब शक्ति का स्रोत कहां से प्राप्त करते हैं? अधिकार कहां से प्राप्त करते हैं? गाइडलाइन कहां से प्राप्त करते हैं? संविधान से। तो संविधान क्या है हमारे यहाँ? अंतिम सर्वोच्च है। न्यायपालिका भी अगर निर्णय देती है तो न्यायपालिका भी संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही निर्णय देती है। अगर विधायिका भी कोई कानून का निर्माण कर रही है तो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही कर रही है। तो कहने का मतलब है संविधान क्या हो गया? सर्वोच्च। तो जहां कभी भी संविधान सर्वोच्च होगा, वहां का संविधान कैसा होगा? संघीय होगा या संघात्मक शासन व्यवस्था वाला होगा। फिर बोलता है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। चूंकि संविधान की नजर में, किसकी नजर में? संविधान की नजर में केंद्र भी बराबर है और राज्य भी बराबर है, क्योंकि संविधान तो क्या मानता है अपने आप को? संघात्मक मानता है, राज्यों का संघ मानता है। इसलिए संविधान में केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए अलग अलग शक्तियां दे दी गई और बता दिया गया है कि कौन किस क्षेत्र में काम करेगा। और शक्ति का विभाजन किसके आधार पर है? 7वीं अनुसूची के आधार पर है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। कानून बनाने की शक्ति राज्य सूची में सिर्फ राज्यों को है, संघ सूची में सिर्फ किसको है? केंद्र सरकार को है, और संवर्ती सूची में दोनों को पास है। इसलिए क्या मान लिया गया उनको कि शक्ति का पूर्णतः विभाजन किया गया है, स्पष्ट विभाजन किया गया है, कोई एक दूसरे के राह में नहीं आते। इसलिए हमारा संविधान कैसा है? संघात्मक है। फिर अगर एकात्मक शासन व्यवस्था हमारे यहां होता तो राज्यों में अलग सरकारें, अलग चुनाव क्यों होती? अलग विधानसभा, अलग कानून बनाने के लिए सभाएं क्यों बनती? नहीं बनानी चाहिए थी। लेकिन हमारे यहाँ कैसी व्यवस्था है? अलग सरकारें हैं, अलग क्या बनाया गया है? प्रशासनिक तंत्र बनाया गया है, आपका राज्य लोक सेवा आयोग बना हुआ है, फिर अलग से क्या है? विधानसभा बनाया गया है, राज्यपाल का पद है, वो है क्या कहते, सॉरी, राज्यपाल का पद तो एकात्मक व्यवस्था में आता है। अब विधानसभा की सरकारें हैं और चुनी हुई सरकारें होती हैं। तो इसलिए एक ऐसी व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, क्योंकि दोनों की शक्तियों को क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया है। राज्य की शक्तियों को अलग और केंद्र की शक्तियों को अलग, इसलिए अलग क्या हो गया? संघात्मक। संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया। यहां पर आपने देखा था क्या? संविधान संशोधन केवल केंद्र सरकार द्वारा, ये किस व्यवस्था का अंग होता है? कि ये आपका एकात्मक शासन व्यवस्था का है कि संविधान संशोधन सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। लेकिन कल हमने चर्चा किया था कि संविधान संशोधन कैसा है? कठोर भी है और जटिल भी है। कठोर इसलिए है क्योंकि मतलब सरल इसलिए है क्योंकि कुछ मामले में ध्वनि मत से लोग पारित कर लेते हैं संविधान संशोधन को। लेकिन कुछ जगहों पर क्या होता है? कुछ संविधान संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों को क्या चाहिए होता है? समर्थन चाहिए होता है। तो राज्य के अधिकार अपने आप हो गए इनके पास कि अगर राज्यों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ तो संविधान संशोधन क्या नहीं हो सकता है? पारित नहीं हो सकता है, संविधान संशोधन लागू नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में कैसी व्यवस्था बन जाती है? संघात्मक शासन व्यवस्था बन जाती है। और संसद का उच्च सदन राज्यसभा। संसद के 3 पार्ट हैं, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। तो याद रखिए कि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के पास अधिकार सीमित है, लेकिन राज्यसभा भाई जनता का प्रतिनिधित्व वाला सभा कौन सा है? लोकसभा।
जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्य के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से। मतलब विधानसभा के जो सदस्य होंगे, जैसे अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है तो अभी जो है नामांकन हुआ है, अभी समाचार पत्र में आप लोग पढ़ रहे होंगे कि राज्यसभा का क्या हुआ है, नामांकन हुआ है। तो राज्यसभा से हमारे यहाँ से कौन जाएगा, राजीव रंजन वगैरह कुछ लोग का नामांकन हुआ है, तो वो राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे। कौन चुनेगा उनको, राज्य के प्रतिनिधि, मतलब विधानसभा के जो लोग हैं वो लोग चुनकर भेजेंगे। और राज्यसभा के सदस्य करते क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं कि राज्यों के मामले में, और राज्य सरकार के पास यह अधिकार भी है आर्टिकल 249 के तहत। क्या अधिकार है उनके पास कि राज्यों के लिए भी वो कानून का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वो कानून कितने दिन तक लागू होगा, सिर्फ 1 वर्ष तक लागू रहेगा। ठीक, लेकिन फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है, जनता का प्रतिनिधित्व न करके राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग। तो राज्यसभा जो उच्च सदन है, चूंकि संघात्मक शासन व्यवस्था है, केंद्र सरकार में भी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। ऐसा नहीं कि केंद्र का अकेले का शासन चल रहा है, राज्यों के प्रतिनिधि कहां बैठे, जैसे केंद्र सरकार ने अपने प्रतिनिधि कहां बैठाए हैं, राज्यों में बैठाए हैं, राज्यपाल और लोक सेवा आयोग के माध्यम से। तो राज्य ने भी अपने प्रतिनिधि कहां बैठा कर रखे हैं, राज्यसभा के माध्यम से। ठीक, इस तरीके से संविधान क्या हो जाएगा, आपका संघीय हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों का कंक्लूजन क्या है, इनका दोनों का कंक्लूजन ये है कि भारत का संविधान न पूर्णतः एकात्मक है और न पूर्णतः संघात्मक है। इसका सही आंसर होता है हमेशा जो ऑप्शन लगा के आना है आपको, एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक संविधान। क्या बताएंगे उसको, एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक संविधान। 4 ऑप्शन में ये अगर दिख रहा हो तो पहले इसको लगाना है। ठीक, 4 ऑप्शन में इसको आंसर कई बार ले चुका है कि एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक संविधान अगर ऑप्शन में है तो पहले यही लगाना है। झुकता हुआ एकात्मक की ओर, लेकिन है वो कैसा, संघात्मक। और दोनों में से अगर किसी को चुनना पड़ जाए तो आप संघात्मक लगा के चले आना। ठीक, अब संविधान के बारे में यहां से पूछता है सवाल कि किन लोगों ने संघ कहा, किस लोगों ने कहा कि एकात्मक है। क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ क्या लोग रहे हैं, ज्ञानी लोग रहे हैं, अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, फलाना ठिकाना, तो उन लोगों को पूछता है कि किन लोगों ने इसको संघात्मक कहा है, किन लोगों ने एकात्मक कहा है, किन दोनों ने मिला जुला बताया है या कुछ और बताया है, उसके बारे में वक्तव्य होता है। तो वक्तव्य को कई बार पूछता है कि किन लोगों ने क्या कहा। जब कभी इस मामले में निर्णय करना होता है तो सबसे पहले लोग उच्च न्यायालय पहुंच जाते हैं पूछने के लिए कि हमारा संविधान एकात्मक है कि संघात्मक है ना। न्यायालय में पहुंचने किसी मामले में दिक्कत होता है। तो एक वाद था, पहला लिख लीजिए, उच्चतम न्यायालय ने 1994 के SR मुंबई वाद, SR मुंबई वाद में इसको कहा है कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है, परिसंघीय है, मतलब संघात्मक है। न्यायालय ने भी इसको क्या माना है कि हमारा संविधान कैसा है, संघात्मक संविधान है। अंबेडकर ने क्या कहा, अंबेडकर ने संविधान ही बनाया था, तो बनाने वाला भी इसको क्या बोलता है, परिसंघीय है। अंबेडकर ने भी इसको कहा कि हमारा जो संविधान हो कैसा है, परिसंघीय है। एक संविधान भी थे जिनको पूछा गया है, उनका नाम है आइजनहावर जेनिंग्स। इन्होंने कहा कि भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है, भारतीय संविधान एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। आइजन कहते हैं कि भारत संविधान ऐसा संघ है
मतलब ये भी संविधान संघात्मक मानते हैं, लेकिन बीच में क्या घुसा रहे हैं वो देखिए। इसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति करने का मतलब यह है कि एक शासन है, केंद्रीय शासन है, मतलब एकात्मक शासन है। केंद्रीकरण करने का मतलब कैसा है, ये बोल रहे हैं कि हमारा ऐसा संघ है, भारत का संविधान ऐसा संघ का निर्माण करता है जिसमें शासन कैसा है, केंद्रीकरण वाला है, मतलब एकात्मक शासन वाला है। ठीक, माने ये दोनों भी चीज मान रहे हैं, संघ भी मान रहे हैं और साथ में सशक्त प्रवृत्ति किसका मान रहे हो, केंद्रीकरण को, यानी एकात्मक शासन व्यवस्था को। एक और दूसरा, एक तीसरा, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके बारे में, के सी व्हीलर जी कहते हैं कि भारत का संविधान जो है अर्धसंघीय है। अर्धसंघीय कहने का मतलब है आधा संघ है आधा राज्य है, अर्धसंघीय प्रवृत्ति मान ली उनको। 5वें नंबर पर याद रखिएगा डीडी बसु का, ये बोलते हैं कि एकात्मक संघात्मक का समायोजन है, एकात्मक संघात्मक का समायोजन है। तो समायोजन का मतलब दोनों का मिला जुला रूप है, दोनों मिक्स है, एकात्मक भी है संभात्मक भी है। और 6वां याद रखिएगा केंद्र राज्य संबंधों के लिए, है ना, केंद्र राज्य संबंधों के लिए 2 आयोग गठित किए गए थे, वैसे 3 आयोग है, मदन मोहन पुंछी आयोग भी था बाद में। एक आयोग है राजमन्नार आयोग और दूसरा आयोग का नाम है सरकारी आयोग, सरकारिया आयोग। आगे चल के ये आयोग पढ़ने पड़ेंगे आपको, दोनों आयोग के बारे में। ये दोनों केंद्र राज्य संबंधों पर स्थापित आयोग थे कि केंद्र राज्य संबंधों को कैसे ठीक किया जाए, राजमन्नार आयोग और सरकारी आयोग। इन दोनों ने दोनों, अच्छा राजमन्नार आयोग 1971, इनका सन भी पूछा हुआ है, और ये 1983 है। इन दोनों ने कहा परिसंघी, ये अंबेडकर के साथ गए और इन्होंने परिसंघी बताया कि भारत का संविधान कैसा है, परिसंघी है। ठीक, तो उच्चतम न्यायालय के हिसाब से परिसंघी है, अंबेडकर कहते हैं परिसंघी है, और राजमन्नार सरकारी आयोग भी कहते हैं परिसंघी है। आइजनहॉवर बोलते हैं कि ऐसा संघ है लेकिन केंद्रीकृत तत्व की प्रवृत्ति इसमें ज्यादा है। के.सी. व्हीलर बोलते हैं अर्धसंघी है, और डी.डी. बसु बोलते हैं कि एकात्मक संघात्मक दोनों है। ठीक है, तो वैसे के.सी. व्हीलर वाला जो है, अर्धसंघी वाला जो है, माना जाता है कि अर्धसंघी वाला तत्व ज्यादा बढ़िया ना पूरी तरीके से संघ वाला है। ये इसमें मेंस में ज्यादा लिखने के लिए आता है, और इसमें पूछ में क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किसने कहा था और किसने क्या कहा था, यहां सवाल आते हैं। ठीक, क्लियर है? तो क्लियर, ये टॉपिक खत्म हो गया, संविधान की प्रकृति खत्म। कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। अब संविधान में अंदर घुस रहे धीरे धीरे अपन। अब संविधान का अपन ये देखते हैं कि संविधान का विकास हुआ कैसे। ठीक है, हमारे संविधान का निर्माण और संविधान कैसे हुआ है। अच्छा, ये एक चीज तो आप लोग जानते होंगे कि संविधान का निर्माण एक दिन में तो हुआ नहीं, काफी लंबे समय तक हुआ है, जो अपन संवैधानिक विकास देख रहे थे। लेकिन क्या कभी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या भारतीय लोग संविधान की मांग नहीं करते रहे होंगे? क्या लगता है आपको? संविधान के बारे में कभी कुछ मांग करते थे कि नहीं करते थे लोग?
तो शासन तो अच्छा बनाने के बारे में सोचते रहे होंगे कि हाँ अच्छा बनाना है, कैसा बनाना है, ठीक है। अच्छा, पूर्णिमा पूछ रही इकहरी नागरिकता क्या है सर? पूर्णिमा, इकहरी नागरिकता वो है कि केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग नागरिकता लेनी नहीं पड़ती। असल में इकहरी नागरिकता के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अलग अलग नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरा अर्थ ये होता है कि अगर कोई विदेशी नागरिक पहले से कहीं की नागरिकता लेकर बैठा हुआ है तो भारत की नागरिकता उसको नहीं मिल सकती है, या कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक, जैसे पर्यायसान भी कहते हैं। तो एक हरित नागरिकता का मतलब यही मानकर चलिए यार कि चाहे कहीं का भी हो, चाहे भारत का हो, विदेशी हो, राज्य का हो, जहां का भी हो, एकल नागरिकता है। एक जगह की नागरिकता लेगा, चाहे वो राज्य की नागरिकता ले ले, चाहे वो केंद्र की नागरिकता ले ले, चाहे वो विदेशी राज्य की नागरिकता ले ले, जिसकी भी नागरिकता ग्रहण करेगा किसी एक की नागरिकता ग्रहण करेगा। ठीक, दोहरी नागरिकता की मतलब क्या होता है? दो जगह की नागरिकता। संघीय मामलों में राज्य और केंद्र सरकार की अलग अलग नागरिकता लेनी पड़ती है, और दोहरी नागरिकता इस संदर्भ में उपयोग किया जाता है। कौन से उपयोग में? कि कोई विदेशी नागरिकता है, कई राज्यों जैसे अमेरिका है या आपका इजराइल है, तो दोहरी नागरिकता को अलाउ करता है कि आप किसी दूसरे देश के नागरिक हो तो हो, कोई दिक्कत नहीं। भारत में भी कुछ हद तक विदेशी प्रवासी भारतीयों के लिए दोहरी नागरिकता जैसा प्रावधान, लेकिन वो दोहरी नागरिकता नहीं। ठीक, प्रवासी भारतीय नागरिकता बोलते हैं उसको। उसमें कुछ चीजों के लिए छूट दिया गया है कि उनको विदेशी आजन्म वीजा, मतलब कोई विदेशी नागरिक, कोई भारतीय प्रवासी है जो बहुत समय पहले से जा चुका है, कहां, विदेश में जा चुका है, वो अगर अमेरिका की, ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण कर लिया है, उस व्यक्ति को 2005 में बना था, उस व्यक्ति को भारत में आजन्म वीजा प्राप्त होगा। मतलब वीजा लेने की आवश्यकता नहीं होगी, पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब तक चाहे वो आके भारतीय क्षेत्र में क्या कर सकता है, आ सकता है, रह सकता है, बस खेती करने के लिए जमीन नहीं खरीद सकता है, या संवैधानिक पदों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है, वोट नहीं दे सकता है। नागरिक के रूप में उसके अधिकार कैसे होंगे? बहुत कम होंगे, बस घूमने फिरने, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। मतलब वो अगर आता है तो यहाँ पर कोई फैक्ट्री स्थापित कर ले, भारतीय अपने माता पिता को धन भेज सके, या क्या कर सके, उद्योग स्थापित कर सके, जिससे क्या हो सके, विकास हो सके। कृषि के लिए भी जमीन नहीं खरीद सकता हो, ठीक है। विवाह वगैरह कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कृषि वगैरह के लिए क्या नहीं कर सकता, वो जमीन नहीं खरीद सकता। तो इकहरी नागरिकता का मतलब है कहीं की भी नागरिकता लीजिए, किसी एक की नागरिकता लीजिए, दो की नागरिकता नहीं। क्लियर है पूर्णिमा? ठीक, क्या पढ़ रहे थे अपन? हाँ, अपन इस बारे में चर्चा कर रहे थे, क्या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय संविधान की मांग उठी? क्योंकि संविधान अगर निर्माण हो गया है, दे दिया गया है, क्या आप संविधान बना लो, तो इसके बारे में कोई ना कोई तो पृष्ठभूमि रही होगी कि किन लोगों ने मांग किया, कब पहली बार मांग किया, कितने बार मांग किया, फिर कब मांग किया, इसके बारे में कुछ तो रही होगी ना। हम अपन उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान निर्माण के पहले भी बहुत सारे मांगे हुई हैं। तो भारत में संविधान सभा के विकास के सिद्धांत, संविधान सभा का विकास हुआ कैसे, इसके बारे में कुछ सिद्धांत है, वो देख लेते हैं। भारत में संविधान सभा के विकास के सिद्धांत कौन कौन से ऐसे घटनाक्रम थे जिससे भारतीय संविधान का क्या हुआ, विकास हुआ है? लिख लीजिए, फिर आपको समझाता हूं। स्वराज विधेयक 1895, निर्माण बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कैसे थे? राष्ट्रीयतावादी थे। राष्ट्रीयतावादी कहने का मतलब होता है कि देश प्रेम से ओतप्रोत थे, क्रांतिकारी तरीके की बात किया करते थे, लेकिन संविधान के दायरे में। भगत सिंह तरीके से बम फेंकने, गोला फेंकने वालों में से नहीं थे। उग्रवादी थे, मतलब विचारों में तो ऐसा था, क्रांतिकारी थे, मगर कैसा था उनका विचार, ऐसा था संविधान मतलब संविधान के दायरे में, नियम कानून के दायरे में आत्म बलिदान कर सकते थे, लेकिन किसी का आत्म बलिदान ले नहीं सकते थे। ठीक,
हिंसा नहीं कर सकते थे, अहिंसक प्रवृत्तियों के माध्यम से विचारों से उग्र थे। उन्होंने सबसे पहले ये विधेयक पेश किया और कहा कांग्रेस के सम्मेलन में 1885 में, और कहा कि हमें कैसा चाहिए, स्वराज चाहिए, और बाद में इसी विधेयक के आधार पर स्वराज की मांग हुई। तो स्वराज किस आधार पर चाहते थे? स्वराज इस आधार पर चाहते थे कि हमारा शासन हो, भारतीयों का शासन स्थापित किया जाए, स्वशासन स्थापित किया जाए, ठीक है। स्वराज मतलब क्या है? खुद का राज्य स्थापित किया जाए। किस आधार पर? तो भारतीयों का शासन भारतीयों की इच्छा अनुसार संचालित की जाए। कैसे संचालित किया जाए? भारतीय की इच्छा अनुसार। तो भारतीयों की इच्छा क्या है ये कैसे पता चलेगा? कोई तो लिखित दस्तावेज होगा, कोई तो ऐसा प्रॉपर तरीके से पता चल पाएगा कि आखिर भारतीय चाहते क्या है। तो भारतीय जो हमारा जो संविधान है, इसका मूल यहीं से शुरू होता है, 1885 के स्वराज विधेयक से, जिसमें यह पता चलता है कि आखिर भारतीय जनता चाहती क्या है। तो भारतीय जनता चाहती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि हमें किसी बिना कारण के गिरफ्तार किया जाए, कोई बुराई नहीं, लेकिन कारण बता दिया जाए क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, गुप्त मुकदमा ना चलाया जाए, हमें सुनवाई का अवसर दिया जाए। यह प्रारंभिक तौर पर बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में इस बारे में चर्चा होती है कि हमें इसका अधिकार दिया जाए और हमारे प्रतिनिधि क्या कर सकें, हमारे बारे में पूछ सकें कि हमारी जनता के साथ क्या किया जा रहा है। प्रतिनिधियों को पहले पर चर्चा किए थे, जब आप आई थी तो चर्चा किए थे कि उन लोगों को, प्रतिनिधियों को प्रश्न पूछने का प्रस्ताव के माध्यम से, समितियों के माध्यम से अधिकार दिए जाते थे, और कई बार अधिकार धीरे धीरे क्रम से मिले। तो सबसे पहले 1855 के स्वराज विधेयक में ही इस बात की मांग की गई कि हमें क्या चाहिए, स्वशासन चाहिए, खुद का शासन चाहिए, कि हम अपने बारे में पूछ सकें, अपने बारे में जान सकें, गिरफ्तारी के बारे में, मुकदमा लड़ने के बारे में सब जान सकें। तो पहली बार 1885 में स्वराज विधेयक में क्या किया गया, बात कही गई। इसके बाद सब साइलेंट हो गए, सब एकदम मौन। 1922 में महात्मा गांधी ने ठीक संविधान सभा की आवश्यकता पर बल दिया। महात्मा गांधी ने कहा कि एक संविधान सभा जैसी चीज होनी चाहिए जो क्या कर सके, भारत के लिए एक संविधान, नियम कानून क्या कर सके, बना सके। ठीक, ये सबसे पहले 1922 में किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और उन्होंने हरिजन, उनकी पत्रिका का नाम क्या था? हरिजन। हरिजन नामक पत्रिका के लेख में लिखा, क्या लिखा? ये लिखा कि संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार हो। क्या क्या हरिजन लेख में कि भारत में कैसा हो, संविधान सभा की आवश्यकता है, संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, और इस संविधान सभा का निर्माण किसके अनुसार से होना चाहिए? भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। जैसा भारतीय चाहते हैं उस तरह का संविधान सभा बनना चाहिए। ठीक, तिलक के बाद 1895 में तिलक ने कहा था, 1922 में महात्मा गांधी ने, हरिजन ने अपने लेख में कहा। दोनों ने संविधान सभा के बारे में, स्वशासन के बारे में बात की। इसके बाद इन्हीं से प्रभावित होकर 1923 में सप्रू समिति, क्या नाम इनका? तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। इस सप्रू समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया नामक एक बिल तैयार किया। ठीक, क्या बोला? 1923 में तेज बहादुर सप्रू ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया नामक एक बिल तैयार किया, और इस बिल में जिसके तहत 1925 में गांधी जी की अध्यक्षता में इस बिल को, गांधी जी की अध्यक्षता में दिल्ली के सर्वदलीय सम्मेलन में पेश किया गया, और यहां भी संविधान सभा गठन संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया।
अगर आप लिखित रूप से देखें, इससे पहले सब विचार पेश किया करते थे, लिखित रूप से देखें तो सबसे पहले 1923 में तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में क्या बनी, कमेटी बनी, और इस कमेटी ने क्या लिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया नामक एक बिल तैयार किया। बाद में 1925 में इसी बिल को कहां पेश किया गया है, दिल्ली के सर्वदलीय सम्मेलन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी ने की थी। वहां पर इस बात का बल दिया गया कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण होना ही चाहिए, भारत में एक संविधान सभा हो। ठीक, इसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, अध्यक्षता में नहीं, नेतृत्व में सीधे ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा की मांग की गई। इसे कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। ठीक, नेहरू रिपोर्ट 1924 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के समक्ष क्या किस बात की मांग की गई थी कि भारत में एक संविधान सभा होना चाहिए। तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक, फिर महात्मा गांधी, कब 1922 में, फिर हरिजन लेख में लिखते हैं, फिर 23 में तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में, फिर 1925 में गांधी जी की अध्यक्षता में दिल्ली के सर्वदलीय सम्मेलन में, और इसमें आपका 1924 में मोतीलाल नेहरू इससे पहले क्या कर चुके थे, मांग कर चुके थे कि संविधान सभा, ब्रिटिश सरकार से मांग कर चुके थे कि भारत में क्या होना चाहिए, एक संविधान सभा होना चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक मतलब विधिवत तरीके से प्रतिपादन किया था एम.एन. राय ने। ठीक, संविधान सभा के विचार का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया, एम.एन. राय ने। बाद में एम.एन. राय को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया। एम.एन. राय को बाद में संवैधानिक सलाहकार भी क्या कर दिया, तो संविधान सभा के सलाहकार पद पर कौन थे, एम.एन. राय ही थे। तो एम.एन. राय ने सबसे पहले औपचारिक अगर प्रतिपादन करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो एम.एन. राय है। फिर 1936 के लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इस अधिवेशन में संविधान के अर्थ एवं महत्व पर चर्चा की गई। क्या महत्व है संविधान का, संविधान का अर्थ क्या है, इसके बारे में चर्चा किया गया 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। 36 के बाद 1934 में, 1936 में कांग्रेस के अधिवेशनों में इसकी क्या की गई, मांग की गई, मांग को दोहराया गया। उन्नीस 1940 में पाकिस्तान ने भी अपने लिए एक अलग संविधान सभा की मांग की। यह था लाहौर अधिवेशन, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था। 1942 में क्रिप्स मिशन में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा के मांग को स्वीकार किया गया, लेकिन क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को आपने पढ़ा होगा, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को क्या कर लिया गया था, अचानक वापस ले लिया गया था, इसलिए ये लागू नहीं हो पाया। ठीक, तो क्या क्या ध्यान रखना है आपको, स्वराज विधेयक 1895 में पहली बार मांग की गई। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की आवश्यकता पर हरिजन में लेख लिखा और संविधान निर्माण के बारे में बात कही। 1923 में तेज बहादुर सप्रू ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया नामक बिल तैयार किया, जिस बिल को 1925 में गांधी जी की अध्यक्षता में पेश किया गया, और किसमें, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली सम्मेलन, सर्वदलीय सम्मेलन में, और यहां संविधान संबंधी प्रस्ताव पास कर लिया गया। उससे पहले 1924 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट में इसकी मांग की थी, और संविधान सभा का विचार का औपचारिक प्रतिपादन किया गया था, एम.एन. राय ने किया था।
और 1936 में लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के महत्व के बारे में और उसके किसके बारे में आपका परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में चर्चा किया गया। 34 में 36 में भी मांग किया गया। 1940 में पाकिस्तान ने अपने लिए एक अलग संविधान बनाया मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में लाहौर अधिवेशन में, ठीक। और इसके बाद 1942 के क्रिप्स मिशन में संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया, परंतु क्रिप्स मिशन प्रस्तावों को क्या कर लिया गया, अचानक वापस ले लिया गया और ये क्रिप्स मिशन प्रस्ताव ही खत्म हो गया। तो लास्ट में आप रख लीजिए 1946 के कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के मांग को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत में संविधान सभा का निर्माण मांग यहां से शुरू हुआ था, लेकिन संविधान सभा के मांग को अंतिम रूप से मानने का जो वो काम किया वो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना ने किया और कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही हमारे भारतीय संविधान के सभा का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसको कम से कम 10 बार से ज्यादा पूछ चुका होगा किस मिशन की योजना के प्लान से किया गया है भारतीय संविधान का निर्माण। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946, कैबिनेट मिशन योजना अपन पढ़े हैं, आप आई थी कि नहीं आप नहीं आए थे। कैबिनेट मिशन योजना अपन पढ़े थे, ठीक है। इसको एक बार देखिएगा वीडियो में अगर पुराना होगा तो कैबिनेट मिशन योजना में क्या था, अपना 3 अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। और उसमें कहा गया कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और प्रांतों को एबीसी वर्ग में डाला जाएगा। भारत में संविधान सभा की मांग को सबसे पहले इसमें कहा गया कि इसमें सदस्यों की संख्या 389 होगी। अभी तक भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान सभा नहीं थी, ठीक है। वैसे मुस्लिम लीग ने इस कैबिनेट मिशन योजना को क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया और भारतीय संविधान सभा में मुस्लिम लीग का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ था, ठीक। तो अब आप आगे अपन कंटिन्यू करेंगे कल से। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के प्लान के तहत ही भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ। यहां से आगे अपन पढ़ेंगे कि भारत में संविधान सभा कैसे बनी, कौन कौन से सदस्य थे, कितने सदस्य थे, इनके बारे में अपन। तो आज के लिए इतने।